हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जो आपका फर्स्ट पेपर था, उस फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और आज से हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मुद्रा व उससे संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मुद्रा क्या होती है। तो सामान्य शब्दों में हम कहें तो मुद्रा कोई एक ऐसी वस्तु होती है जिसका प्रयोग विनिमय के लिए किया जाता है, अर्थात उसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में होता है। और जो वस्तु खरीदी जाती है, जो वस्तुएं होती हैं, उनका भी मूल्य इन्हीं वस्तुओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 100 रुपये हैं तो उससे आप किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, अर्थात वह जो 100 रुपये आपके लिए विनिमय का माध्यम बन सकते हैं। इसके अलावा जो वस्तु आप खरीदेंगे तो उस वस्तु का मूल्य भी उसी मुद्रा के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात मान लीजिए कोई वस्तु एक्स आप खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 100 है, तो इसका अर्थ क्या है कि उसकी वैल्यू को 100 रुपये के या मुद्रा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। लेकिन हम मुद्रा जिस प्रकार आज से पाते हैं, आज के दौर में जिस मुद्रा को हम देख रहे हैं, तो उसके इवोल्यूशन या उसके आविष्कार का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। तो हम सब समझते हैं कि जो मुद्रा का उद्भव है, उसका उद्भव किस तरीके से हुआ। तो इसके लिए हमें विभिन्न स्टेजेस के बारे में या अवस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिनके अंतर्गत मुद्रा का विकास होता गया। तो जो सबसे पहली स्टेज है उसको हम वस्तु विनिमय की पूर्व मौद्रिक अवस्था कहते हैं। अर्थात विकास के बिल्कुल शुरुआती चरण में जो लोग होते थे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान करते थे। अर्थात इस अवस्था में या इस दौर में कोई भी मुद्रा नहीं थी जिसका प्रयोग विनिमय के लिए या वस्तुओं को खरीदने के लिए या वस्तुओं की अदला बदली के लिए किया जाए, या इसके रूप में किसी वस्तु के मूल्य को प्रदर्शित किया जाए। तो इसके अंतर्गत कुछ खामियां थीं कि किस तरीके से किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण हो, या कोई व्यक्ति एक्स है, यदि कोई व्यक्ति ए है, उसको किसी एक वस्तु की ज़रूरत है, तो वो कौन सा दूसरा व्यक्ति होगा जिसके पास यह वस्तु उपलब्ध होगी, तो उसको खोजना बहुत मुश्किल होता था। तो इन तमाम कठिनाइयों के कारण ही मुद्रा का विकास हुआ। तो सबसे पहले जो मुद्रा आई वह वस्तु मुद्रा ही आई, जिसको कमोडिटी मनी भी कहा जाता था। तो इस अवस्था में क्या हुआ कि लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर वस्तु को सामान्य माध्यम के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। जैसे कि लोग हड्डियों का प्रयोग करते थे, खाल का प्रयोग करते थे, अन्न, बकरी, जानवर इत्यादि का प्रयोग लोग मुद्रा के रूप में करते थे, अर्थात जिसके माध्यम से लोग वस्तुओं को खरीद सकते थे, जिसके रूप में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जा सकता था। लेकिन जब थोड़ा सा और विकास हुआ तो लोगों ने धात्विक मुद्रा की खोज की, और इसके अंतर्गत बिल्कुल शुरुआती चरण में तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा जैसी जो कम मूल्य की धातुएं हैं उनका प्रयोग शुरू हुआ। लेकिन समय के साथ जो बहुमूल्य धातुएं थीं, अर्थात सोना और चांदी, इन सब का भी मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा। लेकिन इस धात्विक मुद्रा अवस्था में भी कुछ इसकी समस्याएं थीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं उनकी पूर्ति सीमित होती है, और इसके अलावा व्यापारियों को इसको ले जाते समय इसके लूटने का भय वगैरह व्याप्त रहता था। तो इस तरीके से जब और इवोल्यूशन हुआ तो इसके स्थान पर, अर्थात धात्विक मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा या पेपर मनी का चलन शुरू हो गया। तो बिल्कुल शुरू में क्या हुआ कि जो व्यापारी लोग थे, वो व्यापारी धातुओं को अपने साथ ले जाने के बजाय अपने धातुओं के स्टॉक को कुछ प्रसिद्ध व्यापारियों के पास जमा करा देते थे, और उसके संबंध में उनको एक प्रमाण पत्र या रसीद प्राप्त होता था, और वे अपने साथ उसे ले आते थे, और जहां वो सामान खरीदते थे तो जिससे वो सामान खरीदते थे उसको यह सर्टिफिकेट या रसीद उसको दे देते थे। तो इस तरीके से जब विकास और होता गया तो इसी तरीके से फिर बैंकिंग प्रणाली का उद्भव हुआ, और शाख मुद्रा या पत्र मुद्रा का और जब विस्तार हुआ तो इसके अंतर्गत जो शुरू में थी वो परिवर्तनीय पत्र मुद्रा थी, अर्थात जो धातुएं थी उनका जो है, अर्थात जो पत्र मुद्रा थी उनका धातु में परिवर्तन किया जा सकता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब विकास के साथ वह जो मुद्रा थी वह
अपरिवर्तनीय मुद्रा में बदल गई। और इसी के बाद फिर शाख मुद्रा जो बैंकों के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो इन सब का चलन में आया। तो जो आज मुद्रा हम देख रहे हैं वो इन अवस्थाओं से होकर के गुजरी है। और आज की जो मुद्रा है वो पूरी तरीके से पेपर करेंसी है। और इसके अलावा भी बहुत प्रकार की चीज़ों को हम मुद्रा में शामिल करते हैं। जब हम आगे के थियरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मुद्रा में और कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से मुद्रा का विकास हुआ। तो अब आइए समझते हैं कि मुद्रा की परिभाषा क्या है। तो मुद्रा एक ऐसे विनिमय का सूचक है, मुद्रा एक ऐसे विनिमय का या विनिमय माध्यम का सूचक है जो सर्वग्राह्य है तथा जिनमें अत्यधिक तरलता व क्रय शक्ति का गुण विद्यमान होता है। अर्थात जो मुद्रा होती है जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के लिए किया जाता है वो लोगों के द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। अर्थात कोई भी मुद्रा यदि संसार में किसी भी देश में चल रही हो, आप देखेंगे तो उसकी स्वीकृति होती है। अर्थात किसी को भी यदि आप उसका पेमेंट करते हैं उसके माध्यम से, तो वो पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग उसको स्वीकार करते हैं। और उसके अंतर्गत उसमें उसकी क्रय शक्ति होती है। तो क्रय शक्ति का शाब्दिक अर्थ है कि किसी भी जो मुद्रा की इकाई है, उस एक इकाई से आप कितनी वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपये आपके पास हैं, 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, तो उससे आप कितनी वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं। तो उसी को उस मुद्रा की क्रय शक्ति या उसकी तरलता कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो किसी भी मुद्रा के गुण होती हैं। अर्थात जिनकी ऐसी मुद्रा जिनकी स्वीकृति हो, जिसमें तरलता हो और उसके अंतर्गत क्रय शक्ति का गुण विद्यमान हो। अब सबसे स्पष्ट परिभाषा इस संबंध में क्राउथर महोदय ने दी थी। तो उन्होंने बताया था कोई एक ऐसी वस्तु जो कि विनिमय के माध्यम का काम करे, अर्थात वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के बदले में भुगतान के लिए प्रयोग की जाए। और इसके अलावा कोई एक ऐसी वस्तु मुद्रा कहलाएगी जिसका कि प्रयोग ऋणों के भुगतान के लिए किया जाए। और इसके अलावा मुद्रा का एक और कार्य होता है कि जो मूल्य होता है या किसी भी वस्तु का जब मूल्य का निर्धारण होता है तो उसको भी उस वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया जाए। जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि किसी वस्तु का मूल्य यदि 100 रुपये है तो इसका आशय यह है कि उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है उस मुद्रा के रूप में, रुपये के रूप में प्रदर्शित हो रही है। इसके अलावा उसमें मुद्रा में एक संचयी प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अर्थात जो मुद्रा होती है उसको आप संचित कर सकते हैं। यदि आप अपने रुपए को 100 रुपये की नोट अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल अपने पास रखें तो उसकी जो वैल्यू है उसमें कोई डिटोरिएशन नहीं होता है, अर्थात उसमें कोई क्षरण नहीं होता है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। तो जैसे आप उसे आज यूज कर सकते हैं तो वो 20 रुपये आज भी रहेगा और 2 साल बाद भी वो 20 रुपये के आधार पर ही आप वस्तुओं का विनिमय या वस्तुओं का उनकी खरीदारी करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि मुद्रा की परिभाषा क्या होती है। अब आइए समझते हैं कि मुद्रा का मूल्य तथा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो फिशर का अप्रोच था, जिसको कि इसको ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद जो कैम्ब्रिज अप्रोच था उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम समझते हैं कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है, जिसको कि हम क्रय शक्ति भी कहते हैं। तो मुद्रा की एक इकाई या निश्चित इकाई के बदले जितनी भी वस्तुएं या सेवाएं खरीदी जा सकती हैं उसी को हम क्रय शक्ति या मुद्रा की क्रय शक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से जो आपके पास रुपया है उसकी एक इकाई से आप जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं तो उसको हम उस मुद्रा की क्रय शक्ति कहते हैं, अर्थात इसी को हम परचेजिंग पावर कहते हैं। और जो वस्तुओं का जो मुद्रा की जो परचेजिंग पावर होती है वह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर निर्भर करती है। अर्थात जो मूल्य स्तर है उसका संबंध मुद्रा की क्रय शक्ति से होता है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए कि 1 किलो गेहूं का मूल्य यदि 1 रुपया है और समय के परिवर्तन के साथ यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य बढ़कर के 2 रुपये हो जाता है तो अब रुपये का जो प्रति इकाई मूल्य था वो 0.5 होगा। अर्थात अब जहां आप पहले 1 रुपये में 1 किलो गेहूं खरीद सकते थे, अब 1 रुपये में केवल आधा किलो गेहूं ही खरीद सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि उसकी क्रय शक्ति निर्भर करती है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर। इस तरीके से
यदि मूल्य स्तर बढ़ता है तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब मुद्रा की क्रय शक्ति तथा मूल्य स्तर के बीच विलोम संबंध होता है, और हम इसे लिखें यदि दूसरे शब्दों में, तो Vm इज इक्वल टू 1/P, जहाँ पर Vm मुद्रा का मूल्य है अर्थात वैल्यू ऑफ मनी है, और P मूल्य स्तर है। इसका आशय यह है कि कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। अब आइए देखते हैं कि मुद्रा के मूल्य का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो हम जैसा जानते हैं किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण डिमांड और सप्लाई के माध्यम से होता है, तो उसी प्रकार से मुद्रा का भी मूल्य डिमांड और सप्लाई के माध्यम से होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य के लिए जो साम्य की शर्त है, संतुलन के लिए शर्त है, वह डिमांड फॉर मनी शुड बी इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी। तो ऐसी दशा में यदि डिमांड फॉर मनी में वृद्धि होती है अर्थात मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है, तो जो मुद्रा का मूल्य है अर्थात वैल्यू ऑफ मनी है उसमें भी वृद्धि होगी और प्राइस लेवल कम होगा। इसके विपरीत यदि सप्लाई ऑफ मनी अर्थात मुद्रा की पूर्ति उसमें वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और प्राइस लेवल में वृद्धि होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या कहता है। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में यह कहा जाता है कि मुद्रा के परिमाण अर्थात मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य कीमत स्तर के बीच में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध होता है। अगर हम इसे फंक्शनल फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं कि P इज ए फंक्शन ऑफ M, जहाँ पर P प्राइस लेवल है और M क्वांटिटी ऑफ मनी है। तो यहाँ पर यह आशय निकलता है कि जो मुद्रा का परिमाण है और सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध है, अर्थात यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होती है, तो कीमत स्तर में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहता है कि मुद्रा के परिमाण तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत अनुपातिक संबंध होता है, अर्थात जो मुद्रा की मात्रा है और जो मुद्रा का मूल्य है वैल्यू ऑफ मनी है उसमें विपरीत अनुपातिक संबंध होता है। इसका आशय यह है कि यदि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि की जाए तो जिस अनुपात में मुद्रा के परिमाण में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में जो मुद्रा का मूल्य है, जिसको हमने क्रय शक्ति के रूप में ऊपर आपको समझाया था, उस वस्तु के मूल्य में मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, अर्थात Vm इज इक्वल टू 1/P। तो ये दो बातें मुद्रा के परिमाण के सिद्धांत के रूप में कही गई हैं, जिसमें पहली बात है कि मुद्रा की जो मात्रा है यदि उसमें वृद्धि की जाए तो कीमत स्तर में भी उतनी ही वृद्धि होती है, और जो मुद्रा का मूल्य है मुद्रा के मूल्य में उतनी ही कमी होती है। अब आइए इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर दो ग्राफ आपके सामने, एक पैनल ए और पैनल बी है। इसमें हमने एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्रा लिया है और पैनल ए में वाई अक्ष पर मूल्य स्तर को लिया है, और पैनल बी में हम लोगों ने वाई अक्ष पर मुद्रा का मूल्य लिया है। तो हम देख सकते हैं बहुत आसानी से कि यदि मुद्रा की जो मात्रा है वह M1 है, OM1 है, तो कीमत स्तर P1 होगा। अब यदि हम मुद्रा के परिमाण में वृद्धि कर दें या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दें और बढ़ा करके मुद्रा को M2 कर दें तो कीमत स्तर P2 हो जाता है, और इसी तरीके से यदि हम मुद्रा की मात्रा M3 कर दें तो कीमत स्तर भी बढ़ करके P3 हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो मुद्रा का जो मूल्य स्तर है वो मूल्य स्तर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के अनुपात में ही हो रहा है। और इसी से संबंधित यदि हम दूसरे फिगर को देखें अर्थात पैनल बी को देखें तो हम देख सकते हैं कि जब मुद्रा की मात्रा M1 है तो जो मुद्रा का मूल्य है वो 1/P1 है, लेकिन जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो रही है वैसे मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि मुद्रा की मात्रा M2 हो जाए तो मुद्रा का मूल्य घट करके 1/P2 हो जाता है, और यदि मुद्रा की मात्रा M3 हो जाए तो मुद्रा का मूल्य घट करके 1/P3 हो जाएगा। अब इसी के संबंध में फिशर ने एक समीकरण दिया था जिसको कि विनिमय समीकरण कहा जाता है, अर्थात फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। तो इरविंग फिशर एक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने 1911 में अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम द परचेजिंग पावर ऑफ मनी था।
और इस किताब में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसको कि हम कहते हैं MV इक्वल टू PT। तो इसमें जो MV है वो सप्लाई साइड को दिखाता है और जो PT है वो डिमांड साइड को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें M है वह कुल मुद्रा की मात्रा है और इसमें जो V है वह मुद्रा की चलन गति को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा जो P है वो प्राइस लेवल अर्थात मूल्य स्तर है और जो T है वो वस्तुएं और सेवाएं जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित हो रही हैं जिनको कि लोगों के द्वारा उपभोग किया जाता है या उसकी खरीद या बिक्री होती है। तो यहाँ पर जो कुछ टर्म्स आपको दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए नए होंगे, जैसे V और T को हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आइए समझते हैं कि V या वेलोसिटी क्या होती है, जिसको कि मुद्रा की चलन गति कहते हैं, उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मनी का अर्थ होता है कि मुद्रा की एक इकाई कुल कितनी बार प्रयोग की जाती है, अर्थात उसको कितनी बार उसको उस मुद्रा की एक इकाई को कितनी बार विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि मान लें कि 100 रुपये यदि आपके पास हैं और जिसका प्रयोग 5 बार किया जा रहा है, तो इस तरीके से जो कुल मुद्रा की पूर्ति होगी वह 100 × 5 अर्थात जो टोटल मनी सप्लाई होगी वो 500 होगी। तो इस वेलोसिटी का अर्थ है कि कोई एक मुद्रा है या कोई मुद्रा की एक इकाई कितनी बार विनिमय के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस तरीके से यदि हम जो फिशर का इक्वेशन है उसमें यदि हम पक्षांतर करें तो हम लिख सकते हैं कि P = MV/T। और यहाँ पर जो फिशर महोदय थे, फिशर महोदय एक मान्यता लेते थे कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है और जो T है अर्थात जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, तो उसको वो कांस्टेंट मानते थे। तो उन्होंने उसको कांस्टेंट माना और यह कहा कि प्राइस लेवल और मनी सप्लाई के बीच में या क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है। तो इस तरीके से यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाए तो उसी दर से कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। और उन्होंने अगर यदि इसी को हम दूसरे तरीके से लिखें तो हम लिख सकते हैं मुद्रा का मूल्य या 1/P = T/MV। तो हम समझ सकते हैं कि यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो मूल्य स्तर है वो मूल्य स्तर मुद्रा की पूर्ति में जो होने वाला परिवर्तन है उसके साथ प्रत्यक्ष और अनुपातिक रूप से परिवर्तित होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि मुद्रा की मात्रा है उसको हम दोगुना कर दें तो कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा, और यदि हम मुद्रा की मात्रा को आधा कर दें तो कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा। और इसके बाद ये जो दूसरा इक्वेशन उस पर आप ध्यान दें, तो यदि मुद्रा की मात्रा में जो वृद्धि है उसको यदि हम दोगुना कर दें मुद्रा की मात्रा को, तो कीमत स्तर दोगुना हो गया और इसके साथ साथ जो मुद्रा का मूल्य है वह आधा हो जाएगा। और यदि मुद्रा की मात्रा को हम आधा कर दें तो कीमतें भी आधी हो जाएंगी, फलस्वरूप जो मुद्रा का मूल्य है वह दोगुना हो जाएगा। तो इस तरीके से यह सिद्धांत मूल रूप से यह कहता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है और इसके साथ साथ मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। तो इस तरीके से यह सिद्धांत कहता है कि मुद्रा की मात्रा मूल्य के स्तर और मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करती है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मुद्रा की परिभाषा, उसका उद्भव और जो फिशर का ट्रांजैक्शन अप्रोच था उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे उनका जो मुद्रा परिमाण का सिद्धांत था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।